हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त टारगेट फॉर आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो सीरीज चल रही है, जहां पर आपके साथ अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपके साथ एक चर्चा के रूप में शामिल किया जाता है। और उसका बेसिक ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा सके कि आखिर जब हम एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं तो वो किस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करते हैं और उसके अंदर के कॉन्सेप्ट को हमें कैसे आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है। तो आइए ज्यादा वक्त को जाया ना करते हुए हम लोग आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आ रहा है, बेसिकली यहाँ पर आपसे एक प्रकार का सवाल पूछा गया है और उस सवाल के अंदर मैचिंग कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो सवाल है उसके अंदर नहीं शब्द का यूज किया गया है। तो यहाँ पे जब हम ऑप्शन ए को देखते हैं तो ये बात करता है पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। आमतौर पे ये प्रावधान आपको सीआरपीसी में कहां पर देखने को मिलता है, तो ये प्रावधान आपको सीआरपीसी के अंदर धारा 149 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी के प्रावधान की बात करते हैं, तो ये प्रावधान आपको धारा 151 के अंदर देखने को मिलता है। और जब हम जमाव के तितर बितर करने की सशस्त्र बल के अफसरों की शक्ति का बात करते हैं, तो ये प्रावधान आपको धारा 131 के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन यहीं पर अगला सवाल जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा जो गिरफ्तारी की जाती है वो किस धारा में है, और यहां पर दिया गया है धारा 45। जब आप बैरक में धारा 45 को देखते हैं तो ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स। इसका मतलब ये है कि धारा 45 वो तो नहीं है जो आपके सामने विकल्प के रूप में दिया गया है। अब लगे हाथों हम ये भी देख लेते हैं कि मजिस्ट्रेट के द्वारा जो गिरफ्तारी का जो प्रावधान है वो आमतौर पे सीआरपीसी की धारा 44 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस टाइप से भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं, जहां पर आपके लिए कॉन्सेप्ट को समझना भी जरूरी है और आपके लिए यह भी समझना जरूरी है कि कौन से ऑप्शन का कौन सा सही सेक्शन होगा, और अगर नहीं है तो आखिर उसका सही जवाब क्या है। उसके बाद जब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं तो यहां पर भी वही धारा के सुमेलित की बात की जाती है। तो इतना तो हम लोगों को पता है कि संज्ञेय मामलों में जो इत्तला दी जाती है दैट इज कॉल्ड आपका इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो धारा 154 की बात करता है। उसके बाद जब हम धारा 160 को देखते हैं तो आमतौर पे ये बात करता है पुलिस की पावर्स की रिक्वायरिंग दी अटेंडेंस ऑफ द विटनेस, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम धारा 166 की बात करते हैं तो आमतौर पे ये बात करता है पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी की। तो आमतौर पे यहाँ पे जब हम धारा 160 को देखते हैं या हम 166 को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलरली बात करता है सर्च वारंट के रिगार्डिंग, ठीक है, जो धारा 166 है, पहली बात। दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है वो बात करता है जब साक्ष्य पर्याप्त हैं तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है, और ये कॉन्सेप्ट आपको देखा जाता है 170 में। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि आमतौर पे जो ऑप्शन सी है ये आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी के तीनों ऑप्शन अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये भी आपसे सवाल यूजुअली पूछा जाता है कि मजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस लेता है तो क्या होता है। आमतौर पे मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच किस प्रावधान के तहत की जाती है। तो आमतौर पे जब आप 164 को देखते हैं, ठीक है, तो 164 का जो का है पर्टिकुलरली यहाँ पर उसका जिक्र किया गया है कि बलात्कार के शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा करना। उसके बाद जब हम बात करते हैं मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान, तो ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है आमतौर पे 190 यानी कि धारा 190 के अंतर्गत। उसके बाद जब हम केस डायरी की बात करते हैं तो केस डायरी का जिक्र आपको देखने को मिलता है 172 के अंतर्गत। और जब हम बात करते हैं मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच, तो आमतौर पे ये बात करता है 176 के अंतर्गत। तो इस तरीके से जो उत्तर माला में बी ऑप्शन है वो आपके लिए एक्यूरेट सही ऑप्शन कंसीडर्ड किया जाता है।
उसके बाद जब हम अगले सवाल पर आते हैं तो हमें ये देखने की जरूरत है कि धारा 167 के अधीन पुलिस अभिरक्षा की अवधि की गणना की जाती है, आखिर वो कौन सी डेट से काउंटिंग की स्टार्ट होती है। तो आमतौर पे जिस डेट को अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया जाता है उसी डेट से उसकी अभिरक्षा की जो गणना शुरुआत हो जाती है। उसके बाद जब हम अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं तो वो आपसे ये पूछता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में जो प्रक्रिया दी गई है उसका जिक्र आपको देखने को कहाँ मिलता है। तो ये चीजें आपको 167 के क्लॉज ए के अंदर अमूमन आपको देखने को नजर आती है। उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो बात करता है कि जो प्रतिपेषण होता है इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है। तो जाहिर सी बात है जो अन्वेषण के दौरान जो प्रतिपेक्षण होता है वो 167 के अंतर्गत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के पश्चात धारा 309 के अंतर्गत प्रतिपेक्षण होता है, ये भी सही है। आमतौर पे एक इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने की मैक्सिमम अवधि 90 दिन की होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और आमतौर पे जिस कस्टडी की हम बात करते हैं वो आपका 15 दिन से ज्यादा का नहीं होगा। तो जब हम इस सवाल को देखते हैं तो हमें चारों के चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं बिल्कुल सही नजर आते हैं। उसके बाद जो आपका अगला कॉन्सेप्ट आता है ये भी आपका सुमिलित को ही लेकर है, जहां पर अगर 24 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा ना होता है तब कौन सी प्रक्रिया होती है। उसके बाद पंचायतनामा, आमतौर पे जो आपका पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जाता है उसके बारे में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो यूजुअली ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड आई वुड लाइक टू मेक रिक्वेस्ट कि जब कभी भी आप इन सारे सवालों को सॉल्व करें तो जरूर उस धारा को भी पढ़ें और उसके अंदर के कंटेंट को भी पढ़ें। तो इतना तो हमें पता है कि जब 24 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा नहीं होता है तो उस व्यक्ति के पास धारा 167 के तहत डिफॉल्ट बेल का प्रावधान होता है। फिर जब हम बात करते हैं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की यानी कि पंचनामा की, तो उसका जिक्र आपको 174 के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये बात अलग है कि यहाँ पर ज्यादातर उन केसेस को देखा जाता है जहां पर सुसाइड या अननेचुरल डेथ के सर्कमस्टांसेस नजर आते हैं। उसके बाद जब हम सी ऑप्शन को देखते हैं तो ये बात करता है कि जब भारत से बाहर कोई अपराध किया गया है तो वहां पर आपकी कौन सी धारा अट्रैक्ट करती है। तो यहां पर सी का जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका धारा 188 दिया गया है, जो बात करता है ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। और जाहिर सी बात है अब जो आपका अगला सवाल है यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध, तो यूजुअली ये आपको 183 के अंतर्गत नजर आता है। उसके बाद यहां पे जब हम बात करते हैं कि किसी अपराध के अनुसंधान के समय व्यक्ति द्वारा स्वीकृति बाबत कथन को अंकित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो जाहिर सी बात जो आपका न्यायिक दंडाधिकारी है ये अधिकार उसे ही प्राप्त किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो धारा 166 का के अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर की होनी है तब जाहिर सी बात है जो फौजदारी न्यायालय होते हैं वो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना पत्र को जारी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आमतौर पर बात की गई है पुलिस अभिरक्षा में रखने की, और इस अभिरक्षा की जो अवधि है और जो मैक्सिमम अवधि है वो है मात्र आपकी 15 दिन की। उसके बाद यहाँ पे जब एक बलात्कार के संदर्भ में संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करके अन्वेषण किया जाता है तो आमतौर पे जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो होता है आपका 90 डेज का। फिर यहाँ पे एक प्रावधान आपसे और पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया गया है जिसकी सजा 10 साल से ज्यादा की है, वो उम्र कैद भी हो सकती है या मृत्यु दंड भी हो सकती है। तो आमतौर पे ऐसे केसेस के अंदर पुलिस के लिए क्या डेडलाइन को फिक्स किया गया है कि वो कितने दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके चार्जशीट सबमिट करती है, तो वो टाइम पीरियड होता है आपका मैक्सिमम 90 डेज का। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जब थाने का भारसारिक अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो उस दौरान कौन कौन से विकल्प हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उस जिले के जो कप्तान हैं उनको भी आप लिखित रूप में भेज सकते हैं, या आप 156(3) के अंतर्गत आप मजिस्ट्रेट के समक्ष भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डी विकल्प है ऑप्शन ए और बी वो आपका एप्रोप्रिएट फिट बैठता है इस वर्तमान केस को देखते हुए। उसके बाद यहाँ पे जब हम बात करते हैं पुलिस रिमांड की तो इसका जिक्र आपको 167 के अंतर्गत दिया गया है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जब मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके लिए सीआरपीसी की कौन सी धारा का यूज किया जाता है, तो वो धारा है आपकी धारा 164। देन अगर हम बात करते हैं
फर्दर चार्जशीट की, तो आमतौर पे वो परिस्थितियां जहां पर न्यायालय को लगता है कि जो चार्जशीट हमारे पास पेश हुई है इसमें अलग से अन्वेषण करने की जरूरत है या ये और भी बेहतर हो सकती है, तो वो पुलिस को फर्दर चार्जशीट का आदेश पारित करती है। और आमतौर पर ये चीजें आपको 173 के क्लॉज 8 के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलता है। वैसे तो पूरा का पूरा 173 अपने आप में चार्जशीट के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद अगर हम पुलिस के समक्ष जो किए गए कथन होते हैं उनका ज्यादातर यूज हम करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, या हम उस व्यक्ति के स्टेटमेंट को खंडन करने के लिए उसके स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। उसके बाद जब हम 69 की बात करते हैं तो यहां पर भी जो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है उसके दो ही ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है संपोषणकारी और दूसरा होता है खंडनकारी, यानी कि एक तरफ तो हम उसको सपोर्ट दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसी स्टेटमेंट को आधार मान के हम उसके द्वारा उसका खंडन भी कर रहे हैं। इसके बाद मजिस्ट्रेट जिस धारा के तहत पुलिस अधिकारी को आदेश पारित करता है इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने का, जिसके तहत एफआईआर दर्ज की जाती है, वो है धारा 156(3)। और ये शब्द आपने प्रायः फौजदारी के मामलों में ज्यादातर सुना होगा कि जब पुलिस किसी व्यक्ति की एफआईआर को लॉन्च नहीं करती है तो अमूमन जो वकील साहब होते हैं वो धारा 156(3) का ही जिक्र करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक डेडलाइंस फिक्स की गई है कि मान लीजिए कि अगर 90 दिन या 60 दिन के अंदर अगर आप आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो धारा 167 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि ये उस व्यक्ति का एक स्टैट्यूटरी राइट है कि अगर वो इसके तहत अपनी जमानत लेना चाहे तो वो ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस दो है। पहली बात ये कि एक तो तयशुदा वक्त के अंदर आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है, और दूसरी बात ये कि आपको उस आरोप पत्र को भी कोर्ट में दाखिल करना है। और अगर आप उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत आरोप पत्र को दाखिल नहीं करते हैं तो ये उस व्यक्ति का एक स्टैट्यूटरी राइट है कि अगर और कोई बंधन या और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो उसको जमानत पर रिहा किया जाए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं महिला के चिकित्सीय परीक्षण की, और ऐसी महिला जिसके साथ बलात्कार जैसे अपराध हुए हैं तो आमतौर पे वहां पर उस महिला की सहमति भी ली जाती है। और अगर वो महिला माइनर है तो आमतौर पे जो भी उसके गार्जियन है उनकी कंसर्न से ही उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। और फिलहाल यहाँ पर सवाल स्टेटमेंट के रिकॉर्ड का नहीं है, यहाँ पर सवाल है मेडिकल एग्जामिनेशन का। तो आमतौर पे जब कभी भी पुलिस महिला को लेडीज कांस्टेबल के साथ कंसर्निंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर करती है तो वहां पर जो भी कंसर्न डॉक्टर्स होते हैं सबसे पहले दैट डॉक्टर विल हैव टू टेक द प्रायर कंसेंट ऑफ दैट लेडी कि हम आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करना चाहते हैं इस वजह से, और क्या इसके लिए आपकी इजाजत है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि किसी अन्वेषण के दौरान बिना वारंट भी तलाशी ली जा सकती है पुलिस अधिकारी के द्वारा या अन्वेषणकर्ता अधिकारी के द्वारा। तो पुलिस अधिकारी में तो कोई भी पुलिस अधिकारी शामिल हो सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं अन्वेषणकर्ता अधिकारी की तो आमतौर पर हम लोग उसको आईओ कहते हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं। उसके बाद आपका जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है 161 का। पर्टिकुलरली यहाँ पे पुलिस सवाल आपसे पूछती है, उन सवालों का आपको जवाब देना रहता है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एग्जामिनेशन की बात करता है उन गवाहों की जिनका एग्जामिनेशन पुलिस के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो चारों विकल्प हैं या जो तीनों विकल्प हैं वो तीन के तीनों सही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपसे कोई सवाल पूछा और आपने उसका जवाब देने से साफ तौर पर मना कर दिया, तो क्या यह आपके द्वारा कोई ऑफेंस किया जाएगा? तो आमतौर पे जब लोग आप आईपीसी देखते हैं तो वहां पे 179 इससे अट्रैक्ट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 161 है, क्या इसके अंतर्गत साक्षी के कथन को इलेक्ट्रॉनिक, ऑडियो या वीडियो फॉर्म में भी दर्ज किया जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, जरूर किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे आमतौर पे जब हम एक स्वैच्छिक संस्वीकृति की बात करते हैं तो आमतौर पे ये वो प्रक्रिया है जहाँ पर एक मजिस्ट्रेट का प्रेजेंस होना बहुत ही जरूरी है, ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि वो जो भी स्टेटमेंट बनाया जा रहा है वो अपनी फ्री कंसेंट से बनाया जा रहा है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज कन्वर्सेशन, और जितनी भी चीजें आपके साथ डिस्कस की गई हैं एक बार इनके रिलेवेंट सेक्शंस को देखिएगा जरूर, क्योंकि ये सारी चीजें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।